नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। उत्तर प्रदेश में आज 50% वोट की लड़ाई लड़ी गई। योगी आदित्यनाथ ने बस में खड़े होकर सेल्फी ली। 60 साल से ज्यादा की महिलाओं के लिए फ्री में बस यात्रा कराने की योजना लॉन्च कर दी और अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ गई है। अखिलेश को लगने लगा है कि कोई उनकी फाइल लीक करने लगा है। अखिलेश यादव ने आज आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अखिलेश के अलावा डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी की महिला सांसदों को बिठाया गया। महिला वोट को अपने पाले में करने के लिए योगी 50,000 सालाना वाली स्कीम पर काम कर रहे हैं। तो आज अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि अगर 2027 में उनकी सरकार आई तो महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यूपी की आधी आबादी पर इतना जोर, इतना शोर अचानक तेज हुआ है। सवाल है, यूपी का 50% वोट 2027 में किसकी जीत की 100% गारंटी है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आधी आबादी अलग नहीं हो सकती। बिना आधी आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है, हमारी तरक्की अधूरी है। आधी आबादी नेतृत्व दे रही है और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूँ, आधी आबादी को आबादी के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है। आधी आबादी आधी आबादी महिलाओं की है। आधी आबादी को पूरी आजादी दिलाने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। 12.5 करोड़ आधी आबादी की तरक्की होगी, आधी आबादी की तरक्की होगी। आधी आबादी पर फोकस विशेष, योगी हो या अखिलेश। योगी की स्पीच में आधी आबादी पर क्यों इतना जोर? अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधी आबादी पर क्यों इतना शोर? क्या 2027 में आधी आबादी के दम पर ही वोट बटोरने की मचेगी होड़? आधी आबादी के साथ योगी आदित्यनाथ की सेल्फी, आधी आबादी के हाथों अखिलेश बंधवा रहे राखी। बीजेपी हो या समाजवादी, 2027 में जीत के लिए यूपी की आधी आबादी कैसे होगी काफी? रक्षाबंधन से पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों यूपी की 12.5 करोड़ आधी आबादी से गठबंधन का दावा कर रहे हैं। और इसमें एक बात बेहद दिलचस्प है, एक ही दिन, एक ही शहर यानी लखनऊ में कुछ समय के अंतराल में योगी और अखिलेश दोनों का विमेन सेंट्रिक कार्यक्रम हुआ। योगी आए तो अपने साथ महिला शक्ति लेकर आए। 50 मिनट की स्पीच में योगी ने पूरा फोकस यूपी की आधी आबादी पर ही रखा। अखिलेश आए तो अपने साथ डिंपल यादव को लेकर आए, समाजवादी पार्टी की महिला सांसदों को लेकर आए, महिला कार्यकर्ताओं को लेकर आए। कैमरे के सामने अखिलेश ने राखी भी बंधवाई और साफ कह दिया कि चढ़ावा चोरी पर नहीं, अयोध्या पर नहीं बात करनी है तो आधी आबादी पर बात करो। आज केवल इन सवालों पर पूछोगे तो पूछोगे, नहीं अभी वहां नहीं जाना, अयोध्या नहीं जाना, बाद में बात करेंगे। नहीं अभी वहां नहीं जाना, अयोध्या नहीं जाना, बाद में बात करेंगे। नहीं अभी वहां नहीं जाना, अयोध्या नहीं जाना, बाद में बात करेंगे। सोचिए, जिस चढ़ावा चोरी के पीछे छिपकर अखिलेश की पार्टी ने मॉनसून सत्र चौपट कर दिया, अब वही पार्टी उस मुद्दे से दूर भाग रही है। इस वक्त उसके फोकस में सिर्फ यूपी की महिलाएं हैं और यूथ हैं, और ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। मैं समझती हूँ एक संदेश पहुंचा है पूरे देश में, पूरे समाज में कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं हम लोग मिलकर। अगर हम लोग साथ लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये आंदोलन एक तरीके से संजीवनी बूटी साबित हुआ है इस पूरे भारतवर्ष के लिए। जैसे कि मैंने कहा, आंदोलन में भाग लेके हमको भी एक तरह की शक्ति का अनुभव हुआ है। तो अब जब जहां जरूरत पड़ेगी, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पिछले 24 घंटे की योगी की टाइमलाइन भी चेक कर लीजिए। मंगलवार को योगी के फोकस में यूपी के 6.5 करोड़ युवा थे, तो बुधवार को योगी के फोकस में यूपी की 12.5 करोड़ महिलाएं थीं। यानी क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि इस बार यूपी चुनाव में अखिलेश के एमवाई की टक्कर योगी के एमवाई से होगी। यहां अखिलेश का एमवाई मुस्लिम यादव नहीं, महिला यूथ है। उधर योगी भी बूथ बूथ इसी एमवाई यानी महिला यूथ के केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। के साथ ही चुनाव में जाना चाहते हैं। इसमें भी महिला वोट बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस पर योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। कौन कितनी महिलाओं को चुनाव लड़ाएगा, कौन महिलाओं का वोट पाएगा, इस पर फाइट शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनी। यानी सब कुछ जो भी है, आधी आबादी उससे अलग नहीं हो सकती और उनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इस दृष्टि से ये सब कार्य सरकार ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। आधी आबादी को आबादी के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, और इसी के लिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया। संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, अनिवार्य रूप से प्राप्त हो, इसके लिए कानून बनाया। मोदी जी उसको 29 में लागू करना चाहते थे, लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विरोध कर दिया। अभी संसद में पेंडिंग है, अवसर मिलने पर उसे पारित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लड़ाएं, और हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि नारी को नारा न बनाएं। जो आरक्षण लागू हो चुका है उसको लागू करें। और अभी तो इलेक्शन कमीशन आए थे, चीफ इलेक्शन कमीशन, अभी अगर क्लोज डोर बात हो जाती तो 27वीं लागू हो जाता। हम तो कहेंगे कि आज के दिन जब इतनी महिलाएं बैठी और यहां पर हैं सभी, और आप लोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को रक्षाबंधन के दिन ये फैसला ले लेना चाहिए कि बहनों के लिए आने वाले समय में आरक्षण लागू होगा। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुल 13,39,84,792 वोट डाले जाएंगे। इनमें से महिला वोटर्स की संख्या 6,09,09,525 होगी। यानी यूपी के कुल वोटर्स में से 45.46% महिलाएं हैं। यूपी की इस महिला वोट बैंक पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी की भी नजर है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव भी इस वोट बैंक को अपने साथ इंटैक्ट रखना चाहते हैं। सवाल है कि यूपी की आधी आबादी किसे सेलेक्ट करेगी, किस पर ट्रस्ट करेगी। यह समझने के लिए आपको यूपी के पिछले 2 चुनाव का डेटा देखना चाहिए। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41%, बसपा को 23%, सपा को 20% और कांग्रेस को 5% महिलाओं का वोट मिला था। जबकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं में एनडीए को मिला अनुमानित वोट शेयर 46 से 48% के बीच था। सपा गठबंधन को 32 से 35%, बसपा को 12 से 14% और कांग्रेस को 2 से 3% महिलाओं ने वोट दिया था। यानी 2022 के चुनाव में महिलाओं में बीजेपी को समाजवादी पार्टी पर 13 से 16% का बड़ा अंतर मिला था। यानी 17 और 22 के यूपी चुनाव से साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की महिला वोटर्स योगी पर ही ट्रस्ट करती हैं, इसीलिए योगी को सेलेक्ट करती हैं। और ऐसा क्यों है, ये भी समझिए। 2017 में यूपी की 47% महिलाओं ने वोटिंग से पहले किसी की सलाह ली थी, जो 2022 में घटकर 32% रह गए। यानी महिलाएं परिवार के पुरुष सदस्यों से अलग फैसला लेने लगीं और बीजेपी की साइलेंट वोटर्स बन गईं। 18 से 25 साल की युवा महिलाओं और 56 साल से ज्यादा की बुजुर्ग महिलाओं में भी बीजेपी का लीड 2022 में सबसे ज्यादा था। इसकी सबसे बड़ी वजह योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था वाली छवि और योगी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो यूपी की महिला वोटर्स में हिट हैं। और योगी इन दिनों जब भी यूपी की महिला वोटर से कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हें सपा सरकार की याद दिलाकर सचेत कर रहे हैं, अखिलेश के झांसे में ना आने की सलाह दे रहे हैं और उनकी सरकार यूपी की महिलाओं के लिए क्या क्या कर रही है सब बता रहे हैं। मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली
याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जबान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, तो स्वावलंबन कहां से? उत्सव से पहले उपद्रव हो जाते थे, और कर्फ्यू जब लगता था तो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी माताओं बहनों को। उस दौर की बेटी के सामने सुरक्षा नहीं थी, तो यूपी उस दौर को जब याद करता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। धर्म चक्र बदलता है। अगर उस समय उपद्रव था तो मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार यूपी में आई तो उपद्रव को उत्सव में बदल दिया गया है। कर्फ्यू और दंगा से मुक्त करके यूपी को चंगा बना दिया गया है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आधी आबादी है। हमारा पहला संकल्प था उत्तर प्रदेश की बेटी को भय मुक्त वातावरण देंगे, उसे अपने विश्वास के दम पर खड़ा होने का पूरा अवसर देंगे। बेटी की सुरक्षा में घर के अंदर हो या घर के बाहर कहीं किसी ने सेंध लगाई तो मान करके चलो कि सेंध लगाने वाले के लिए जेल या जहन्नुम में से कोई एक जगह तय हो जाएगी। कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। सरकार बनवाइए। हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, और जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं वो परिस्थितियों समय के हिसाब से जोड़ने के लिए चीजों को उस हिसाब से जोड़ते हैं। ये हमारा जोड़ने वाला नारा है। ये जो पीडीए का नारा है, ये जोड़ने वाला नारा है। तो जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, वो पीडीए है। और जितना हम प्रेम, दया, अपनापन दिखाएंगे उतना ही हम पीडीए के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। पीडीए का मतलब पेट में दर्द भी है, तो उन्हें पेट में दर्द हो रहा था कि समाजवादी पार्टी कैसे दे सकती है। इसके अलावा हाल फिलहाल में ये पैटर्न भी देखा है कि महिलाओं का हायर वोटर टर्नआउट हर बार बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है, और ये बात यूपी पर भी लागू होती है। लोग देखते रहिए हैं, इधर अपने से देखिए। 2017 में महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से 4% ज्यादा था। 2022 में महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से लगभग 2.7% ज्यादा था। नतीजा ये हुआ कि पिछले चुनाव में महिलाओं में बीजेपी को सपा पर 13 से 16% का लीड मिला। एनालिसिस के मुताबिक 2022 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कुल वोट अंतर का बड़ा हिस्सा यानी लगभग 60 से 80% महिलाओं के वोट से ही आया था। अखिलेश ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो अभी से महिला वोटर्स को रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। योगी सरकार के काउंटर में अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने सपा की महिलाओं वाली नई स्कीम का ऐलान कर दिया है। योगी सरकार गरीबी रेखा के नीचे रह रही महिलाओं को हर साल 4 किश्तों में
50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है। तो इसके जवाब में अखिलेश ने यह जाल फेंका है कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। योगी ने इससे भी सचेत रहने को कह दिया है। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन महिलाओं को शुरू की गई थी, जिसमें 500 रुपए सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाता था और भविष्य में यह तय किया था कि इसको लगातार बढ़ाया जाएगा। इसीलिए पिछली बार जब हमारा घोषणा पत्र बना था तो उसमें बढ़ा करके लिखा था और इस बार मैनिफेस्टो में जो जा रहा है वो है 40,000 हर साल और बढ़ेगा भी आने वाले समय में। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी कितना पैसा देती थी? समाजवादी पार्टी के समय में 300 रुपया मिलता था। हम 12,000 रुपया सालाना दे रहे हैं और 300 रुपया वो देते थे, उसमें भी आधा पैसा चट कर जाते थे। आज तो लखनऊ में क्लिक करते हैं हम, पैसा सीधे माताओं के खाते में जाता है। कोई इधर उधर बिचौलिया पैसा निकाल ही नहीं सकता। अगर उसके बाद पैसा खाते से निकाला तो उसको जेल जरूर जाएगा फिर वो। यानी ये सफाई वहां डकैती डाल देते थे, हमने डकैती डालने का भी अवसर इनको नहीं दिया है। यूपी की चुनावी पिच पर एक और खिलाड़ी है और वो है राहुल गांधी की पार्टी। राहुल भी इन दिनों जंतर मंतर से फुर्सत पाने के बाद महिला वोट बैंक को अपने पाले में करने वाले पैंतरे अपना रहे हैं। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस राहुल को एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट कर रही है, महिला हित की बात करने वाले सबसे बड़े नेता के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन इसके काउंटर में बीजेपी राहुल और उनकी पार्टी की महिला विरोधी सोच की, महिला विरोधी अप्रोच की पोल डंके की चोट पर खोल रही है। राहुल गांधी जी के पास ना विजन है ना कोई सकारात्मक एजेंडा। इसीलिए अब जो भी पर्ची पे लिखकर उनकी रिसर्च टीम उनको दे देती है, उससे वो इस देश के युवाओं को और इस देश के देवतुल्य मतदाता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर पेट्रियार्की स्मैश करनी है तो फिर ये तो कांग्रेस पार्टी से ही शुरुआत करनी चाहिए ना राहुल गांधी जी को। 22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर यह बयान दिया और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। भी हमारे एक मित्र देश इटली की जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं मेलोनी जी, जब हमारी मंडी की सांसद कंगना रनौत जी को टिकट मिली थी तो कांग्रेस पार्टी की ही एक महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत जी के सोशल मीडिया अकाउंट से इतनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी गई। आप सबको याद होगा, रेट पूछा गया था, याद है आपको? रेट पूछा गया था, लेकिन उस पर राहुल गांधी जी ने तब तो किसी के लिए कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध ली। अधीर रंजन चौधरी जी की बात करती हूं।
भारत की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति को उन्होंने राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित करा, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पुनः मौन साध लिया, क्योंकि महिला सशक्तिकरण कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के लिए केवल और केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया है। इस देश की किसी भी मातृशक्ति को राहुल गांधी जी से नसीहत की जरूरत नहीं है। ये तो अभी शुरुआत है। जैसे जैसे यूपी का चुनाव नजदीक आएगा, आधी आबादी पर घमासान बढ़ता जाएगा। अखिलेश अपनी चाल चलेंगे, राहुल अपनी चाल चलेंगे। लेकिन इन सबके बीच योगी सेफ रहेंगे। 2017 और 2022 का उदाहरण देश के सामने है। आधी आबादी ने योगी को खोलकर समर्थन दिया, तो क्या 2027 में भी 50% वोट योगी के जीतने की 100% गारंटी है? संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं। इस वक्त भारत और नेपाल के 1700 किलोमीटर बॉर्डर में हाई अलर्ट है। तिब्बत से निकला पानी नेपाल होते हुए बिहार और यूपी की तरफ बढ़ रहा है। यूपी में एसडीआरएफ की 18 टीमें तैनात कर दी गई हैं। बिहार के 9 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नदी के किनारे वाले इलाकों को खाली करवा लिया गया है। नेपाल की विनाश लीला अब तेजी से यूपी और बिहार की तरफ बढ़ रही है। नेपाल में तबाही का पहला वीडियो। नेपाल में तबाही का दूसरा वीडियो। नेपाल में तबाही का तीसरा वीडियो। नेपाल में तबाही का चौथा वीडियो। नेपाल में तबाही का 5वां वीडियो। नेपाल में तबाही का 6ठा वीडियो। नेपाल में तबाही का 7वां वीडियो। नेपाल में तबाही का 8वां वीडियो। नेपाल में तबाही का 9वां वीडियो। नेपाल में तबाही का 10वां वीडियो। नेपाल में तबाही का 11वां वीडियो। नेपाल में तबाही का 12वां वीडियो। नेपाल में पहले धरती हिली, सुबह 8:37 पर भूकंप आया, फिर पहाड़ टूटे, ग्लेशियर फटा और फिर लहेंदे नदी में ऐसी प्रचंड बाढ़ आई कि सब कुछ कागज की तरह बह गया। नेपाल में आई बाढ़ का यह सबसे डरावना वीडियो देखिए। यह तस्वीर चीन अधिकृत तिब्बत के ग्यारोंग इमिग्रेशन सेंटर की है, जो नेपाल के रासुआ जिले के ठीक सामने है। बाढ़ की वेव करीब 5 मंजिला ऊंची इमारत को पार कर गई। इस दौरान वहां पर मौजूद सैकड़ों लोग पैदल और अपनी गाड़ियों से भागते नजर आए। पानी का सैलाब ऐसा आया कि मानो आसमान टूट रहा हो और धरती फट रही हो। किसी के पास भागने का समय नहीं बचा हो। नदी ने इतना रौद्र रूप अपना लिया कि शायद ही कोई जिंदा बच पाया होगा। बाढ़ की शुरुआत इसी एरिया से हुई, जो बाद में नेपाल के रसुआ में एंटर हुई। इमिग्रेशन सेंटर की यह दूसरी तस्वीर है। बस, कार
और दूसरी कई गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं। तभी पानी की प्रचंड धारा के बहुत रफ्तार से आने का आभास होते ही लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और वो भागने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में लगभग 6-7 मंजिला यह इमारत झोपड़ी की तरह बह जाती है। इसके बाद हाहाकार मच जाता है। पानी के इस तेज रफ्तार के प्रभाव के आगे 40 किलोमीटर सड़क बह गई और 19 पुल भी टूट गए हैं। ये वो रास्ता है जहां से नेपाल में चाइनीज कंटेनर आते हैं और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री जाते हैं। नेपाल चीन बॉर्डर पर मौजूद इस जगह को फ्रेंडशिप ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत से आई बाढ़ का पानी नेपाल के रासुआ जिले में भोटेकोशी नदी में घुसा तो नदी ने प्रचंड रूप ले लिया। भोटेकोशी नदी ने पहाड़ी रास्तों में विकराल रूप ले लिया। ऐसा लगा मानो जलजला आ गया हो। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। कुछ ही समय में रासुआ जिले में घर, सड़क, पुल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहा ले गया। भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टिमुरे और स्याब्रू बेसी इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाब ने नदी किनारे बसे पूरे टाउन को अपनी चपेट में ले लिया। इस सैलाब की वजह से वहां जितनी कारें और इमारतें थीं, सब बह गईं। उत्तरी रासुआ में बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के 4 जवान अचानक आई बाढ़ के बाद लापता हो गए। जिस रासुआ में यह दर्दनाक हादसा हुआ वो तिब्बत से लगा नेपाल का पहाड़ी जिला है। 50,000 की आबादी वाला यह शहर काठमांडू से 125 किलोमीटर दूर है। फ्लैश फ्लड का ये वीडियो भी रासुआ का ही है। देखिए सैलाब किस तरह पहाड़ी इलाकों में तबाही मचा रहा है। बाढ़ की चपेट में रासुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ गया और बह गया। बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 384 लोगों का पता नहीं चल रहा है। इनमें 291 विदेशी पर्यटक हैं, जिसमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। ये रासुआ इलाके का बाजार है। यहाँ पानी इमारतों से भी ज्यादा ऊंचाई पर बह रहा है। सैलाब में ये घर देखिए जैसे तिनके की तरह बह गया। यहाँ लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है, लेकिन कुदरती प्रहार के सामने सभी बेबस हैं। फ्लैश फ्लड की अगली खौफनाक तस्वीर देखिए। नदी में अचानक सैलाब आ जाता है। बगल में एक ट्रक चल रहा है। ड्राइवर तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के तेज रफ्तार से तेज नहीं भाग पाता। जब अगला वीडियो देखता है तो ट्रक प्रलयंकरकारी बाढ़ में तबाह हो चुका होता है। 8-10 ट्रक बगाएको, घर बगाएको, मान्छे बगाएको मैले देखेँ। हृदय विदारक घटनाहरू, माथिबाट पनि ट्रकहरू बगाएर ल्याएको देखेँ। त्यति ठुलो क्षति मैले देखेँ। आजसम्म मैले देखेको थिएन। 18 वर्ष भयो, तर 18 वर्षमा पहिलोचोटि मैले यस्तो घटना देखेको। रासुआ में किस कदर तबाही मची है ये इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर सैलाबी तबाही से पहले की है, सैकड़ों घर दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर बर्बादी के बाद की है, कुछ एक घर बचे हैं, बाकी घरों का नामो निशान मिट चुका है। यहाँ सुबह तक मकान थे, गाड़ियां थीं, चहल पहल थी, मार्केट में लोग थे। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है। सड़कों पर सिर्फ सैलाब के साथ आया मलबा ही दिख रहा है। त्रिशला नदी बाढ़ के बाद देगी घाट बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया है। नेपाल में किस कदर विनाश लीला हुई है, किस कदर रसुआ जिले में तबाही मची है, उसे इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। बाढ़ से पूरी की पूरी बिल्डिंग लापता हो गई है। हर तरफ पहाड़ों से आया सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। जो लोग फ्लैश फ्लड के वक्त भाग नहीं पाए वो मलबे में ही दब गए। जैसे उत्तराखंड के धराली में हुआ, वैसा ही मंजर नेपाल के रासुआ में नजर आ रहा है।